नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज बहुत टाइम के बाद हम मिल रहे हैं दोबारा वीडियो में। तो आज की वीडियो है प्लेज फाइनेंस, या जिसको हम वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस भी बोलते हैं या कमोडिटी फाइनेंस भी बोलते हैं। इसके बारे में आज फर्स्ट पार्ट है, इसको 2-3 पार्ट्स में मैं कवर करूंगा। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बेसिक फंडा, यानी जिसको आप बोलते हैं ना कि जड़ मजबूत करना या आपकी बुनियाद बनाना, तो वो बुनियाद बनाने वाला काम आज की वीडियो में करेंगे। आपका फंडा बिल्कुल सेट कर देंगे इसके वाला। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट देखेंगे, कुछ और माइन्यूट बातों को स्टडी करने की, समझने की कोशिश करेंगे जो प्रैक्टिकली बैंक में होती है, राइट। तो चलिए समझते हैं कि असल में ये चीज़ें हैं क्या, प्लेज फाइनेंस या कमोडिटी बेस्ड फाइनेंस या वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस। तो एक किसान की एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं सबसे पहले। तो किसान के लिए देखिए, सबसे पहले मुसीबत क्या होती है। किसान भाई के पास पैसा नहीं होता। तो पैसा नहीं होता तो उसको अपनी फसल बीजने के लिए, फसल की मेंटेनेंस करने के लिए उसको पैसा चाहिए होता है। पैसा लेने के लिए उसके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो वो बैंक्स के पास जाए। बैंक्स के पास जाता है तो बैंक्स को उसको ज़मीन देनी पड़ती है, कोलेटरल गिरवी देनी पड़ती है। और बैंक कोलेटरल के ऊपर भी उसको उतना लोन नहीं दे पाता जितनी उसको फील्ड के लिए, अपने एक्चुअल ऑपरेशंस के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है उसको, कि उसको रिजॉर्ट करना पड़ता है लोकल मंडी में साहूकारों की तरफ, जिनको हम आड़तिया भी बोलते हैं। तो जो आड़तिया होते हैं वो उसको बहुत हेफ्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके लोन देते हैं। नो डाउट बैंकों का फाइनेंस उसको बहुत सारी शर्तों के साथ मिलता है, बहुत सारी कंडीशन के साथ, बहुत डिले के साथ मिलता है। साहूकार को वो रात को 12-1 बजे भी फोन कर दे तो तब भी वो बंदा, उसका अकाउंटेंट उसको पैसे देके जाता है। तो बहुत बेनिफिट भी है। देखिए इन चीज़ों का, देखो दोनों एंगल होते हैं हर चीज़ के। तो चलिए, तो वो वहां से बोरो करता है। तो जब वो वहां से बोरो करता है तो जब उसका क्रॉप पक जाती है, जब क्रॉप फाइनल हो जाती है, जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, कटाई का टाइम आता है क्रॉप की, तो कटाई के टाइम पे फिर साहूकार अपने पैसे वापस मांगता है, आड़ती अपने पैसे वापस मांगता है। तो उसको उसका पैसा ब्याज समेत वापस करना होता है। तो उसके लिए उसको हार्वेस्टिंग के टाइम क्या करना होता है कि फसल काट के एकदम से बेच देनी होती है। समझ रहे हैं। अब आप एक चीज का दिमाग लगाइए, मैंने आपको पहले भी एक समझाया था एग्री के ही किसी लेक्चर में, कि जब सीजन पीरियड होता है, जब कोई चीज हार्वेस्ट होती है, जब कोई फसल की कटाई होती है, कटाई के बाद उसका सीजन आता है, जैसे गर्मियों में आम का सीजन आता है। तो जब सीजन आता है किसी चीज का, तो सीजन के टाइम पे वो चीज सबसे सस्ती मिलती है। जब वही चीज थोड़ा सीजन के बाद वाले टाइम पे बिकती है तो वो चीज महंगी बिकती है ऑफ सीजन में। ठीक है। तो किसान भाइयों को क्या होता है कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे अपनी फसल की कटाई करते हैं, और उस टाइम वो इमीडिएटली उसको सेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आड़तियों को पैसे वापस करने हैं और अपनी अगली फसल की बिजाई के लिए पैसे और लेने हैं। तो वो हार्वेस्टिंग के इमीडिएट बाद फसल काट के बेच देते हैं, और उस टाइम प्राइजेस सबसे लोअर साइड पे होते हैं। तो किसान भाइयों को कभी भी हायर प्राइजेस का बेनिफिट मिल नहीं पाता, जो आगे चल के हायर प्राइजेस होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास इतना, एक तो वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है कि वो कहाँ पे स्टोर करें गुड्स को। इतना पैसा नहीं है, इतनी फैसिलिटी नहीं है स्टोर करने की गुड्स की, और इतना कैलिबर नहीं है, क्योंकि वो, उनको बैंकिंग की तरफ से उतना फाइनेंस नहीं मिल पाता, उनको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है। तो इस वजह से किसान भाई बहुत सफ़र करता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है इस चीज़ की वजह से। सिमिलरली अगर हम किसान की जगह एग्जांपल लेना चाहें किसी मैन्युफैक्चरर की, किसी प्रोसेसर की, या प्रोसेसर या मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल लेना चाहें, जैसे कोई बंदा कपड़ा बनाता है। अब कपड़ा, वो कॉटन से कपड़ा बनाता है, तो कपड़ा उसको सारे साल बनाना है, कपड़ा उसको सारे साल बनाना है, पर उसको कॉटन जो है, वो कॉटन एक पर्टिकुलर सीजन में मिलती है। ठीक है। तो पर उसको कॉटन फिर प्रोक्योर करके ऐसे रखनी पड़ती है कि भाई, अगर मैं सीजन के टाइम पे अगर वो इकट्ठी प्रोक्योर करके रख ले, हार्वेस्टिंग के टाइम पे जब उसके प्राइसेस लोअर साइड पे होते हैं, तो इतनी स्टोर कर ले कि उसका पूरे साल का काम निकल जाए। तो उसको, उसके लिए कुछ फंडिंग की ब्लॉकेज हो जाती है कि भाई इतनी फंडिंग कौन देगा, कैसे होगी, इतना पैसा, इतनी कोलेट्रल सिक्योरिटी वो कहाँ से देगा बैंक को, क्योंकि बैंक को तो कोलेट्रल चाहिए होती है अपना लोन देने के लिए। तो अगर वो उसको साल भर के काम के लिए कॉटन को स्टोर करना है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, ताकि उसको कॉटन हार्वेस्टिंग पे सस्ती मिल जाए, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा बैंक, या प्रॉपर्टी कहाँ से लाएगा बैंक को स्टोर करने के लिए। ठीक है। तो ये वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को भी मुसीबत है। सिमिलरली ट्रेडर्स जो थोड़ी प्राइस गेम खेलना चाहते हैं, कि कमोडिटी को स्टोर करके जब प्राइसेस हाई होते हैं उस टाइम वो बेचना चाहते हैं, तो उनको भी वहाँ पे फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो दो चीज़ों पे वो लोग फंसते हैं। किसान भाई की एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। दो तीन चीज़ों पे फंसते हैं। एक तो उनको पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, कि गुड्स को स्टोर कहाँ पे रखें। हमने आसानी से बोल तो दिया कि हार्वेस्ट के टाइम पे जी प्राइस लोअर है, ऑफ सीजन में बेचा करो, ऑफ सीजन में बेचा करो। तो किसान भाई बोलेगा कि भाई ये तो बता दे कि मैं अपनी फसल को रखूं कहाँ पे, फसल खराब भी तो हो जाती है।
ऐसी जगह पे उसको रखना पड़ेगा जो बहुत प्रोफेशनली मैनेज्ड हो, जहाँ पे सारा सिस्टम इतना अच्छा बना हो कि वहाँ पे प्रॉपर टेक केयर हो, मेरी फसल की इंश्योरेंस भी की चुकी हो, इंश्योरेंस भी हुई हो। तो ऐसे थोड़ी मैं उसको स्टोर कर लूँगा, आपने तो बोल दिया कि ऑफ सीजन में बेच दो। तो फैसिलिटी किस तरह से चाहिए। दूसरा कि अगर मैं फसल बाद में बेचने का फैसला करता हूं, तो मेरे को जो ये फसल तो मैंने कटाई करके संभाल के रख ली, बेची नहीं, तो मेरे को अब अगली सीजन की फसल की बिजाई भी तो करनी है, उसकी मेंटेनेंस भी करनी है, तो उसका पैसा मेरे को कौन देगा। समझ रहे आप चीज, दो चीजों की मुसीबत हो गई। पहली चीज होगी कि सॉरी पहली चीज होगी कि हमें स्टोरेज फैसिलिटी कैसे मिले, एप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटी। दूसरी मुसीबत होगी कि भाई अगर हमने गुड्स को स्टोर करके रख लिया, बेचा नहीं, तो हमारे पास कैश इनफ्लो तो आएगा नहीं बेचने का। तो पर जब हमने अगला काम करना है, अगली फसल की बिजाई करनी है अगले सीजन की, तो उसके लिए हमें पैसा कहां से मिलेगा, फाइनेंसिंग का सपोर्ट कहां से मिलेगा। तो ये चीज है, हमने प्रॉब्लम तो बता दी कि भाई इनको पैसा रिकवर नहीं होता, हार्वेस्टिंग के बाद लोअर प्राइस पे बेचते हैं, पर अगर वो स्टोर करते हैं तो ये मुसीबत। तो इसी वजह से जो वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस है, या जिसको प्लेज फाइनेंस, कमोडिटी फाइनेंस भी बोलते हैं, ये चीज पिक्चर में आती है। हम समझते हैं, देखिए, सेलिंग द क्रॉप इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट टू पे ऑफ द डेट ऑफ लोकल आरटीएस हु चार्ज हाई आरओआई, ये एक मुसीबत वाली बात है इनके लिए, क्योंकि प्राइस जो होते हैं वो हार्वेस्ट टाइम पे लोअर साइड पे होते हैं, ये लोअर साइड पे प्राइस पे बेच देते हैं, आड़ती इनको लूट लेता है। एक तो इनसे वो हेफ्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, और एक इनकी लोअर, इनकी जो फसल है वो खुद ही, ज़्यादातर काफ़ी लोग तो खुद ही अपने बंदों को स्टोर करवा देते हैं आड़ती, कि हार्वेस्ट के टाइम पे कटवाई करवा के लोअर प्राइसेस पे खरीद लेते हैं, और बाद में उसको स्टोर करके 1-2 महीने बाद थोड़े हाई प्राइसेस पे बेचते हैं, तो वहाँ पे भी फायदा उठाते हैं। तो एक और चीज़ भी किसानों के लिए है, हम बोलते हैं कि किसानों को बैंक से लोन मिलना, तो बैंकों से लोन मिलना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि प्राइस वॉलेटिलिटी उनकी प्रोडक्ट्स की इतनी रहती है कि उनके किसान भाइयों के लोन थोड़े बहुत खराब ग्रुप होते रहते हैं। तो उनकी एनपीएस की वजह से उनको लोन का एक्सेस भी थोड़ा सा कम मिलता है, तो इस वजह से उनको आड़तियों की तरफ रिजॉर्ट करना पड़ता है, और उनके पास इतनी कोलेटरल भी नहीं होती बैंक को देने के लिए, प्रॉपर्टी नहीं होती बैंक को देने के लिए कि वो अपना लोन वहां से उठा पाए। तो ये वहां पे इनको मुसीबत है। तो इसी तरह से जो ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इनको भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल वाले को कॉटन स्टोर करके रखनी है पूरा साल कपड़ा बनाने के लिए, ऐसे ही कोई राइस मिल है, उसको चावल की फसल को स्टोर करके रखना है, अगर वो पूरा साल चावल निकाल के बेचना चाहता है मार्केट के अंदर, जो मतलब गवर्नमेंट मिलिंग नहीं करते, उनकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से तो इनको भी ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे एक क्रॉप हमारे पास स्टोर हो जाए, और क्रॉप स्टोर हो गई तो उसके बाद हमें कुछ फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट इस तरह से मिल जाए। और एक, हाँ, एक तो हमारी जो क्रॉप है, जो कॉटन है, या जो ये क्रॉप है हमारी, ये एक सिक्योर्ड जगह पे स्टोर हो कि जहाँ पे हम सेफ रहे। ठीक है। दूसरा कि जब वो वहाँ पे स्टोर हो गई है एक बार, तो उसके बाद हमें वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा भी मिल जाए। ठीक है। तो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट बनती है उन लोगों की। तो चलिए समझते हैं। तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो भी हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं आज के, तो इसमें जो बुनियाद है, वो बुनियाद में हमारा एग्री कमोडिटी है। एग्री कमोडिटी जैसे कॉटन हो गया, जैसे ये राइस हो गया, कुछ भी लगा लीजिए आप, कॉटन एग्री कमोडिटी है, जो खेती करके हम कमोडिटी निकालते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो ये जो प्लेज फंडिंग है, वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस है, या कमोडिटी बेस्ड फाइनेंस है, इसमें एग्री कमोडिटी की फाइनेंसिंग की बात होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो देखिए, अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया कि फार्मर को अगर हम बोलते हैं कि भाई तू हार्वेस्ट के टाइम लोअर प्राइस पे मत बेचा कर, तू प्राइजेस का बेनिफिट उठाया कर, तो बाद में बेचा कर। तो किसान भाई के सामने दो कुछ सवाल है कि भाई ठीक है मैं बाद में बेचूंगा, पर मेरी गुड्स को मैं रखूं कहाँ पे, कौन मैनेज करेगा मेरी गुड्स को, कहाँ पे स्टोर करके रखूं गुड्स को। दूसरा कि अगर मेरे को गुड्स मैंने स्टोर करके रख दी, बेची नहीं, तो कल को मेरे को अगली फसल की बिजाई के लिए पैसा कौन देगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो ये हम उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, बेसिक फंडा समझने जा रहे हैं वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस का। देखिए, वेयर हाउसेस आपको पता है कि बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, बहुत मतलब अलग अलग तरह के गोडाउन्स होते हैं वेयर हाउसेस। मतलब कई गवर्नमेंट वाले होते हैं, कई WDR है, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो जिसको हम वेयर हाउसिंग का बैंक RBI भी कहते हैं, उसके अंडर उसके तहत लाइसेंस्ड होते हैं। कुछ पब्लिक लाइसेंस्ड होते हैं, कुछ प्राइवेट लाइसेंस्ड होते हैं, कुछ अनलाइसेंस्ड होते हैं, कुछ जो बोरोर होता है उसने अपने प्रेमिसेस में लगाए होते हैं, कुछ बोरोर ने अपने प्रेमिसेस के बाहर लगाए होते हैं। मतलब बहुत वैरायटी है इस चीज़ में, वो आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे, बट खैर आपको तो बुनियाद समझनी है आज की वीडियो में।
तो वेयर हाउस बड़ी बड़ी स्टोरेज की जगह होती है जहाँ पे गुड्स को इस तरह से प्रॉपरली स्टोर किया जाता है एक ऐसी अप्रोप्रिएट कंडीशंस में कि गुड्स वहाँ पे खराब ना हो। यही तो चीज़ है ना कि वेयर हाउस ऐसा ही होना चाहिए कि जहाँ पे गुड्स खराब ना हो, वहाँ पे प्रॉपरली आपकी मैनेज्ड हो, प्रॉपरली आइडेंटिफाइबल हो। अब वेयर हाउस ऐसा तो है नहीं कि एक कोई किसान वहाँ पे चला गया, उसने अपना कोई चावल वहाँ पे स्टोर कर दिया, तो वहाँ पे बस उस किसान के अलावा किसी का माल स्टोर नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बड़ी जगह में वेयर हाउस होते हैं, उसमें 500 700 हज़ारों लोग अपना सामान जमा करा सकते हैं। वहाँ पे अपना गवर्नमेंट भी अपना सामान जमा करवा के जा सकती है। तो वहाँ पे इस तरह का मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए कि भाई हर एक तरह का मटेरियल, जो बंदा जिस तरह का मटेरियल स्टोर करके गया है, उसकी स्टोरेज उस तरह से हो कि वो प्रॉपरली मेंटेन रहे, क्वालिटी मेंटेन रहे। दूसरा कि वहाँ पे वो मटेरियल प्रॉपरली आइडेंटिफिएबल हो कि भाई ये माल इस बंदे का है, ये माल इस बंदे का है, कि जब चाहे वो हमने रात को 2 बजे भी जाकर देखना है कि मेरा माल दिखाना कहाँ पड़ा है, तो वो इमीडिएट वेयर हाउस का बंदा वहाँ पे जाके दिखा दे कि भाई ये देख तेरा माल यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, तो प्रॉपरली आइडेंटिफिएबल भी होना चाहिए। तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एक वेयर हाउस के, ताकि किसान भाई को या कोई मैन्युफैक्चरर को या ट्रेडर को एक सिक्योरिटी आए कि भाई यहाँ पे मैं माल स्टोर करके जा रहा हूँ, अपनी अपनी अमानत, अपनी गुड्स रख के जा रहा हूँ, तो मेरी गुड्स यहाँ पे सेफ हैं। ये हो गया एक एंगल। अब दूसरा एंगल क्या होता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बैंक बोलता है कि भाई आपने मेरे से फाइनेंसिंग लेनी है। चलिए अभी आप इस टॉपिक में मत गहराई में मत सोचिएगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में समझाऊंगा। तो बैंक को भी तो वेयर हाउस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। वो समझते हैं कि कैसे। देखिए किसान भाई ये अपना किसान भाई लगा लीजिए या कोई प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर लगा लीजिए कि वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर कर देता है। ऐसे करके प्रॉपरली अरेंज करके गुड्स स्टोर हो गई वेयर हाउस में, प्रोफेशनल वेयर हाउस है पूरा प्रॉपर। तो जो गुड्स वहां पे स्टोर हो जाती है, मैंने आपको बताया कि किसी एक बंदे की गुड्स नहीं होती, यहाँ पे तो 500 700 बंदों की गुड्स भी हो सकती हैं। तो वो एक रसीट इशू करते हैं वेयर हाउस वाले, जिसको हम बोलते हैं वेयर हाउस रसीट। वेयर हाउस रसीट। और इस रसीद में बहुत सारी डिटेल्स कैप्चर होती हैं, बंदे का नाम, गुड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेडिंग, क्या टाइप है क्या नहीं, मतलब बहुत माइन्यूट तरह से वेट कितना है, सब कुछ, सारा कुछ यहाँ पे प्रॉपरली कैप्चर होता है इस रसीट के अंदर, कि पूरा प्रॉपर प्रूफ होता है कि ये किसके नाम पे इशूड है वेयर हाउस रसीट। जो भी बंदे ने डिपॉजिट करवाया, जिस तरह की भी फसल करवाई है, जितनी भी क्वांटिटी में कराई है, जितने भी वेट के साथ कराई है, जितने भी मेजरमेंट के साथ कराई है, सारा कुछ यहाँ पे प्रॉपरली मैंशनड होगा वेयर हाउस रसीट में। तो इसी की तो फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं हम, वेयर हाउस रसीट फाइनेंस, यही तो है ये, इसी रसीट की फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए ऐसे इस तरह से वेयर हाउस में मान लीजिए माल को स्टोर कर दिया, यहाँ पे मैनेजर्स, प्रोफेशनली मैनेजर्स गार्ड या मैनेजर्स होते हैं वेयर हाउस की प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, गुड्स की पूरी देख रेख करने के लिए। तो ऐसे नहीं होता कि वेयर हाउस कुछ भी लगा लीजिए कि आपके घर का गोडाउन लगा लीजिए कि एक स्टोर रूम है वहाँ पे जाके माल रख दिया, वो वेयर हाउस फाइनेंसिंग नहीं होता। वेयर हाउस फाइनेंसिंग एक ऑलवेज एक अच्छे गोडाउन में, एक प्रॉपरली मैनेज्ड गोडाउन में फाइनेंसिंग को ही वेयर हाउस फाइनेंसिंग या प्लेज या कमोडिटी बेस्ड फाइनेंसिंग बोला जाता है। तो ये वेयर हाउस रिसीट इस तरह से इशू हो जाती है। तो अब इसका ये साइकिल थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एकदम से रश करने की कोशिश मत कीजिए, मेरे साथ साथ पढ़िए। फार्मर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, ये 3 लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इनको हमने बोला है कि भाई आप गुड्स हार्वेस्ट टाइम पे क्यों बेच रहे हो, आप इनको फार्मर को बोल रहे हैं कि हार्वेस्ट टाइम पे लोअर प्राइसेस पे क्यों बेच रहे हो, उसको हाई प्राइसेस पे बेचो ऑफ सीजन में, उसको स्टोर करके रखो। तो किसान को फाइनेंस चाहिए कि भाई उसको मैं स्टोर कर लूंगा पर अगली फसल के लिए फाइनेंस दो। ट्रेडर मैन्युफैक्चरर को बोल रहे हैं कि भाई आपको सारा साल काम करना है, मैन्युफैक्चरर को बोल रहे हैं कि भाई तू कॉटन पूरे साल की स्टोर करके रख ले अपने पास और सारा साल उससे अपना कपड़ा बनाते रहियो। कॉटन हार्वेस्ट टाइम पे इकट्ठी खरीद ले, हार्वेस्ट टाइम पे कॉटन सस्ती मिलती है, तो मैन्युफैक्चरर बोलेगा कि भाई मैं इकट्ठी खरीद तो लूँगा, हार्वेस्ट टाइम पे रख भी लूँगा गोडाउन में लाके, पर एक तो गोडाउन मेरा प्रॉपर होना चाहिए कि जहाँ पे मेरी गुड्स सेफ हो, और दूसरा कि अगर मेरे को इतना सारा स्टॉक खरीद के रखना ही है तो मेरे को जो साल मतलब पूरे साल का स्टॉक अगर करके रखना है अपने पास, या 6 महीने 7 महीने का स्टॉक रखना है, तो बाद में मेरे को फाइनेंसिंग की हेल्प कौन करेगा? मैं तो एकदम से पैसा डाल के बैठ जाऊंगा, मेरे को सपोर्ट कौन करेगा जो मेरे डेली के खर्चों के लिए? तो मुसीबत है इनके पास। तो ये क्या करते हैं, एक वेयर हाउस आइडेंटिफाई होता है। अब ये वेयर हाउस के बारे में क्या होता है क्या नहीं है हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये एक प्रॉपर वेयर हाउस होता है। ये देखिए वेयर हाउस डिफरेंट वैराइटीज़ के हो सकते हैं। वेयर हाउस WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज होते हैं, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के। गवर्नमेंट वेयर हाउस होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के वेयर हाउस हो सकते हैं। प्रोफेशनली मैनेज्ड वेयर हाउसेज होते हैं जिसमें एक प्राइवेट कंपनियां उसको प्रोफेशनली मैनेज्ड करती हैं प्रॉपर वे में, मशहूर कंपनियां भी हैं उसमें काफ़ी। कुछ प्राइवेट वेयर हाउसेज होते हैं लाइसेंस्ड वाले, जिसमें वो
लोकल स्टेट के, लोकल डिस्ट्रिक्ट की फूड डिपार्टमेंट से या किसी डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेके वेयर हाउस ओपन करते हैं, या प्राइवेट अनलाइसेंस्ड वेयर हाउसेज भी होते हैं कि जो जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के वेयर हाउस में जाके जो भी वेयर हाउस आइडेंटिफाई किया, हालांकि मैं बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि बैंक प्रेफर करते हैं कि आपका प्रोफेशनली मैनेज्ड वेयर हाउस हो, या WDRA वाला वेयर हाउस हो, या गवर्नमेंट वेयर हाउस हो, या प्राइवेट, एटलीस्ट प्राइवेट लाइसेंस्ड वेयर हाउस तो हो। पर जो अनलाइसेंस्ड प्राइवेट वेयर हाउस है, तो बैंक उसको तो उसके ऊपर तो स्टोर अगर कर दिए गुड्स, तो बैंक उसके ऊपर फंडिंग करना कम प्रेफर करते हैं। तो जो वेयर हाउस होता है, तो वो वेयर हाउस प्रॉपरली आइडेंटिफाइबल, प्रॉपरली फेवरेबल, अच्छा वेयर हाउस होना चाहिए। और एक बात और भी बता दूं, वो वेयर हाउस जो है वो बैंक की एम्पैनलमेंट में भी होना चाहिए, बैंक की एम्पैनलमेंट में भी होना चाहिए, क्योंकि उस वेयर हाउस में तो गुड्स जमा होती रहती हैं, निकलती रहती हैं, जमा होती रहती हैं, निकलती रहती हैं। तो वेयर हाउस का एक क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए कि ये वेयर हाउस ठीक है, इस वेयर हाउस की मैनेजमेंट वाले बंदे ठीक हैं, इस वेयर हाउस में काम ठीक तरीके से होता है। तो वेयर हाउस जो होता है वो बैंक में एम्पैनल करवाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि किसान कोई भी जाके, किसान की बात छोड़िए तो बुरा सा लगता है, मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, आपके MSME की यूनिट की बात करते हैं, कि मैन्युफैक्चरर ने जाके किसी भी जाके वेयर हाउस में माल डाल दिया और वहां पे जाके अपना बैंक को जाके बोल दे कि भाई देखिए जी, मैंने ये वेयर हाउस में माल स्टोर कर दिया, ये रही वेयर हाउस की रसीद, मेरे को पैसा दे दो। वैसे बैंक फंड नहीं करेगा, बैंक को भी बहुत सारी वेरिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, समझते हैं हम ही। तो जो मैन्युफैक्चरर है, ये MSME यूनिट है, उसने गुड्स को स्टोर कर दिया वेयर हाउस में जाके रख दिया। अब वेयर हाउस वाले ने नेचुरली उसको रिसीट इशू कर दी, सारी डिटेल्स कैप्चर करके रिसीट को इशू कर दिया। वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाई थी, रिसीट की एक मतलब छोटा सा पेपर। तो रिसीट इशू कर दी, हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा रिसीट आपको। रिसीट इशू कर दी। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये रसीद लेके, ये मैन्युफैक्चरर जो है ये रसीद लेके पहुंच गया बैंक के पास। बैंक को दिखाया कि भाई बैंक भैया, ये देखो, ये वेयर हाउस की डिटेल्स हैं, ये वेयर हाउस वाले बंदों के साइन है, ये मेरी गुड्स की डिटेल है जो वहां पे स्टोर की गई हैं, मैंने गुड्स वहां पे लाके स्टोर कर दी हैं। तो वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस में या प्लेज फाइनेंस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बैंक से पैसा लेने से पहले, याद रखिए ये बात को, बैंक से पैसा लेने से पहले आपकी गुड्स यहां पे स्टोर हो जानी चाहिए। उसकी रसीद दोगे तभी काम चलेगा, यहाँ पे स्टोर हो जानी चाहिए। कई बार ये सवाल आता है कि सर ये प्लेज फाइनेंस या जो वेयर हाउस फाइनेंस है, एक बंदा पर एक बोरोवर पूछ रहा है कि उसको स्टॉक अभी खरीदना है, उसको स्टॉक अभी खरीदना है, कॉटन उसको अभी खरीदनी है टेक्सटाइल वाले को, तो प्लेज फाइनेंस से उसको पैसा दे दिया जाए, वो कॉटन का पैसा किसान को दे देगा प्लेज फाइनेंस से, और उसको लाके वेयर हाउस में रख देगा, फिर हमें रसीद दे देगा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस की, या ये जो फंडा मैं आपको समझा रहा हूं, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि बोरोवर ने गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर कर दिया हो, ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिंग की बात होगी, ठीक है। तो उसने रसीद ला के दे दी बैंक को, बैंक ने रसीद देखी, बैंक ने कहा कि यार अच्छा, ये वेयर हाउस में इसने किया हुआ है। बैंक पहले चेक कर लेगा कि यार ये वेयर हाउस मेरे साथ एम्पैनल्ड है, ये ठीक है वेयर हाउस। अगर एम्पैनल्ड नहीं है वेयर हाउस, तो बैंक अपनी सेंट्रल एजेंसी को बोलेगा, जो भी लोकल लेवल पे काम कर रही होगी एजेंसी, उनको बोलेगा कि भाई जरा ये वेयर हाउस की रिक्वेस्ट आई है, इस वेयर हाउस के ऊपर में बंदे ने गुड्स स्टोर किए हैं, जरा इस वेयर हाउस को चेक करके आओ, तो इसको एम्पैनल करो। तो पहले वो 2-3 दिन जाएंगे, वेयर हाउस को पूरा अच्छे से तसल्ली से देखेंगे, विजिट करके आएंगे। सेंटर, इसमें क्रेडिट वाले नहीं जाते, सेंट्रल एजेंसी होती है बैंक की, वो जाती है तो वेरीफाई करके आती है, और बैंक को बोलती है कि हाँ जी हाँ वेयर हाउस ठीक है। अगर वो बोले कि नहीं वेयर हाउस तो ठीक नहीं है, बेकार है, वहाँ पे तो कीड़े चल रहे थे, ऐसे चल रहा था, तो वो बैंक वहीं छोड़ देता है कि भाई हम तो करेंगे नहीं फाइनेंसिंग इसके ऊपर। अगर वो बोलती है कि नहीं नहीं भाई वेयर हाउस ठीक है, ओके है, हमने सब अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, बैंक ने वेयर हाउस को पैनल कर दिया, फिर बैंक इस रिसीट को एक्सेप्ट करेगी कि ठीक है भाई, ला दिखा रसीद। तो उसने रसीद दिखाई, तो बैंक ने उस रसीद में देखा कि भाई अच्छा ये इसने चावल स्टोर किए हैं, इतनी बोरियां स्टोर की हैं, इतने वेट की स्टोर की हैं, इस क्वालिटी का, इस ग्रेड का चावल इसने स्टोर किया है, अच्छा तो इस कंडीशन का चावल इसने स्टोर किया है, ठीक है चलो जाके देखते हैं। अब बैंक क्या करेगा, अब उस रसीद को ले जाएगा और वेयर हाउस जाएगा और उसको वेरीफाई करेगा, किसको, वो जो रसीद के ऊपर डिटेल्स हैं, और उनको सैंपल बेसिस पे वेरीफाई करेगा कि अच्छा वेट वूट ठीक है, या हाँ जो ये क्वालिटी या जो ग्रेड यहाँ पे बताया गया था चावल का रसीद में, उसी ग्रेड का चावल यहाँ पे दिख रहा है और उसकी हालत ठीक दिख रही है, थोड़ा सा निकाल के देख लेगा, लैब टेस्टिंग के लिए भेज देगा। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और तसल्ली करेगा कि भाई ठीक है, या हाँ भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हालत है। और वेयर हाउस रसीट के अंदर जो प्राइस लिखा हुआ है चावल का कि ठीक है, वही जो प्राइस है वो मार्केट के अंदर भी वही प्राइस चल रहा है चावल का, मार्केट के अंदर कोई प्राइस ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है, प्राइस भी ठीक कोटेड है चावल का। तो वेरीफाई कर लिया, उसके बाद वेरीफाई करके बैंक ने क्या करना है, उसको पैसा रिलीज कर देना है,
फार्मर को। ये रसीद अपने पास रख लेनी है। ये रसीद क्या होती है? एक ऑनरशिप प्रूफ है गुड्स का। ये रसीद अपनी फेवर में लियन मार्क करा के, फिजिकल रसीद होगी, फिजिकल रसीद, या आजकल तो ई रिसीट्स भी आती हैं, तो उस रसीद के ऊपर अपने बैंक के नाम का लियन मार्किंग फेवरिंग करवाएगा, और ये वेयर हाउसिंग वाले भी उसको साइन करेंगे, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट जो करते हैं तो वो भी इसको साइन करेंगे। तो किसान, वो जो एमएसएम यूनिट है उसके तो साइन होंगे ही होंगे, तो वो बैंक की फेवर में लियन मार्क्ड हो जाएगा। अब बैंक की फेवर में ये लियन मार्क्ड हो गया, अब ये वेयर हाउस वाले उस गुड्स को इस बंदे को सौंप नहीं सकते। ये बंदा कल को बैंक से फाइनेंस ले गया, ये गुड्स यहाँ पे स्टोर कर दी, गुड्स यहाँ पे संभाल के रख दी, बैंक को रसीद दे दी, लियन मार्क करा दी बैंक को रसीद। बैंक ने उस गुड्स की वैल्यू के बदले में अपना कुछ मार्जिन रख के 20-25%, 30% जो भी पर मोटर मार्जिन रख के उसको पैसा रिलीज कर दिया। अब इसके पास पैसा भी आ गया, ठीक है। अब पैसा आ गया तो अब ये अपना आगे का काम चलाने लग गया, अपनी वर्किंग कैपिटल सेटिस्फाई करने लग गया। तो इसके मन में मैल आ गया, खोट आ गई कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, जाके एक रसीद की, उस रसीद जाके वेयर हाउस वाले को बोल देते हैं और जाके निकाल लेते हैं गुड्स को। तो वेयर हाउस वाला प्रोफेशनली मैनेज्ड वेयर हाउस, WDRA वेयर हाउस या गवर्नमेंट वेयर हाउस, तो वो कभी भी इस तरह के काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है। वेयर हाउस कभी बोरोवर का वेयर हाउस, तभी बोरोवर के वेयर हाउस को फंडिंग करने से अवॉइड करते हैं। ये इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं ये लोग, और इनके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट का भी इनके ऊपर कंट्रोल होता है, ठीक है। तो अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इस तरह से क्योंकि बैंक की लियन मार्किंग है, तो जो वेयर हाउस है बिना बैंक की परमिशन के गुड्स को मैन्युफैक्चरर को रिलीज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर ने पैसा ले लिया उन गुड्स के ऊपर। अब कल को मैन्युफैक्चरर बोलता है कि यार गुड्स बेचने का टाइम आ गया, उस मैन्युफैक्चरर को कोई सौदा मिल गया या फार्मर को ऐसा सौदा मिल गया कि जिसमें उसको रेट रूट ठीक मिल जाएगा, तो उसने सोचा कि चल यार गुड्स रिलीज कराते हैं। तो गुड्स रिलीज कराने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए उसने आधी गुड्स रिलीज करानी है या पूरी कंप्लीट रिलीज करवानी है, तो वो बैंक को पहले उतनी गुड्स के पैसे वापस करेगा, उतनी गुड्स के लिए, या जो अगर सारी करानी है तो जो डेट उसने लिया था पहले, तो वो डेट सूद समेत उसको वापस किया जाएगा बैंक को। बैंक को डेट वापस कर दिया, बैंक ने चेक कर लिया कि भाई ठीक है मेरे सारे पैसे वापस आ गए, तो बैंक जो है वेयर हाउस को रिलीज ऑर्डर इशू कर देगा, या वेयर हाउस को भी दे देगा या मैन्युफैक्चरर को दे सकता है कि भाई ये चेक रिलीज ऑर्डर कि अब तो अपनी गुड्स निकाल सकता है वेयर हाउस से। तो बस उसके बाद रिलीज ऑर्डर उसके हाथ में आ गया, तो उसके बाद फार्मर ने, ट्रेडर ने, मैन्युफैक्चरर ने क्या करना कि वेयर हाउस से उस रिलीज ऑर्डर के बेस पे गुड्स को निकाल लेना है, गुड्स को निकाल लेना और उसको मार्केट में बेच देना है, जो भी उस टाइम प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस के ऊपर अपना प्रॉफिट कमा लेना है, ठीक है। तो वो जो दो बातों की हम बात कर रहे थे कि भाई स्टोरेज कहाँ पे करें, कहाँ पे होनी चाहिए ताकि प्रॉपरली वो मैनेज्ड हो, तो वो स्टोरेज के लिए एक इंडिपेंडेंट वेयर हाउसिंग एजेंसी वहाँ पे हमें स्टोरेज कर लेनी चाहिए, तो वहाँ पे हमें फैसिलिटी मिलेगी। दूसरा कि अगर हम स्टोर करते हैं तो हमारी रेगुलर के खर्चों के लिए, अगली फसल की बिजाई के लिए या हमारी रेगुलर वर्किंग कैपिटल के लिए हमें पैसा कौन देगा? तो स्टोरेज के ऊपर जो रसीद इशू होगी उस रसीद के बेस पे बैंक आपको फाइनेंस कर देगा, ठीक है। तो बैंक बजे की बात, इसके अंदर आपसे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी डिमांड नहीं करेगा, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि जो ये वेयर हाउस की रसीद है, वेयर हाउस की रसीद है, यही इसकी सिक्योरिटी है, क्योंकि ये रसीद एक प्रूफ है कि ये जो गुड्स हैं ये यहाँ पे पड़ी हैं, इस क्वालिटी की, इस क्वांटिटी की, इस मतलब जो भी है वो यहाँ पे पड़ी हैं, इस वैल्यू की यहाँ पे पड़ी हैं, और वो बैंक की तरफ लियन मार्क्ड है, ठीक है। तो वो गुड्स की सिक्योरिटी लगा लीजिए आप, या उस रसीद की सिक्योरिटी लगा लीजिए आप। बैंक के पास ये सिक्योरिटी होती है और ये कंफर्मेशन होती है कि यहाँ पे गुड्स, बैंक आसानी से सोच सकता है कि ठीक है गुड्स वहाँ पे पड़ी हैं, तो उसके बाद बैंक आपको पैसा दे देगा, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी आपसे डिमांड नहीं करेगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक फॉर्मूला है या काम करने का तरीका है वेयर हाउस रसीट फाइनेंस के अंदर। तो चलिए कुछ बातों के ऊपर पढ़ लेते हैं हम थोड़ी थ्योरेटिकली, ताकि आपको और चीज़ें क्लिक करें इसके ऊपर कि कैसे कैसे होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको और मज़ा आए काम करने में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये वेयर हाउस रसीट्स हैं एक इंस्ट्रूमेंट है, ये वेयर हाउस की जो ये रसीदें हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट है, किनके लिए? फार्मर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कि वो अपना सेल्स का जो पीरियड है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। कहाँ उनको जो सेल करनी थी वो हार्वेस्ट टाइम पे सेल करनी थी, किसानों भाइयों को हार्वेस्ट टाइम पे सेल करनी थी, अब कहाँ वो इसको ऑफ सीजन में भी बेच सकते हैं, क्योंकि वो वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर कर देंगे और वेयर हाउस की जो रसीद निकलेगी उस रसीद के ऊपर फाइनेंस लेके अपना अगला काम चला लेंगे, जब वो प्राइस फेवरेबल आ जाएंगे तो उनको वो बेच देंगे,
ठीक है, गुड्स को निकलवा के बेच देंगे, लोन को रीपे कर देंगे। तो एक्सटेंड कर सकते हैं अपन सेल पीरियड ऑफ मोडेस्टली पेरिशेबल प्रोड्यूस। ये तो आपको ऑब्वियसली पता ही है कि वेयर हाउस में जो ये फाइनेंस दिया जाता है बैंक की तरफ से, जो ये फाइनेंस दिया जाता है, ये मैक्सिमम 12 महीने के लिए दिया जाता है, क्यों वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है, मैक्सिमम 12 महीने के लिए दिया जाता है। और आपको पता भी है कि एक क्रॉप का इससे ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं होता, 12 महीने के लिए दिया जाता है। तो 12 महीने के लिए जब ये दिया जाता है तो ऑब्वियसली वो क्रॉप इस तरह की होगी जो पेरिशेबल नहीं होगी। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब होने वाली नहीं होगी, जिसकी लाइफ साइकिल अच्छी होती होगी, जो मेंटेन एक स्पेसिफाइड कंडीशन में एक लंबे समय के लिए मेंटेन हो सकती होगी। ठीक है, पर अगर कोई क्रॉप ही ऐसी है कि जो बहुत जल्दी पेरिशेबल है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, 2-4 दिन 10 दिन में खराब हो जाती है, तो उसके ऊपर तो वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस क्या ही मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस मॉडेस्टली पेरिशेबल प्रोड्यूस के ऊपर मिलता है, कि जो मतलब जिनकी एक लाइफ साइकिल होती है कि 2-3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो उनके ऊपर आपको दिया जाता है। ठीक है, तो जो मैंने आपको टेन्योर बताया मैक्सिमम 12 मंथ्स का, ये एक स्टैंडर्ड टर्म है टेन्योर। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह की गुड्स आपने स्टोर की हैं। अगर आपने कोई मॉडेस्टली पेरिशेबल गुड्स स्टोर की हैं जो 1-2 महीने के बाद खराब हो जाती हैं, तो फिर शायद 3 महीने के बाद खराब हो जाती हैं, तो शायद बैंक आपको फाइनेंसिंग खींच के देगा, थोड़ी सी मतलब रुक के देगा। तो बहुत कुछ होता है इसके अंदर, हम समझेंगे आने वाले टाइम में। तो वेल बियॉन्ड हार्वेस्टिंग सीजन, हार्वेस्टिंग सीजन के बाद आप ऑफ सीजन टिक के टाइम पे भी गुड्स को स्टोर करके बेच सकते हैं। ठीक है, और जो ये रसीदें हैं ये एक कोलेट्रल सिक्योरिटी का काम करती हैं बैंक से शॉर्ट टर्म बोरिंग लेने के लिए। ठीक है, तो इनको फिर इसका मतलब हमें गुड्स को इमीडिएटली सेल करने की जरूरत नहीं है। जो ये रसीदें होती हैं वेयर हाउस की, इनसे हमें एक गारंटी मिलती है। रसीद अगर मेरे पास है, मेरी फेवर में रसीद है, तो मेरे को एक गारंटी होती है कि ये जो डिफाइंड स्टॉक है ना, जिस क्वालिटी का, जिस क्वांटिटी का इस पे लिखा हुआ है, जिस ग्रेड का यहाँ पे लिखा हुआ है, वो वहाँ पे वैसा मिलेगा। तो उस चीज़ का अश्योरेंस देती हैं ये रसीदें। ठीक है, इसका देखिए कितना बेनिफिट है। आप इन रसीदों को लेके ट्रेडिंग कर दो मार्केट में, रसीदों की ट्रेडिंग करिए, होती भी है रसीदों की ट्रेडिंग वेयर हाउस रसीट्स की, जो खास करके WDRA के वेयर हाउसेज हैं, वो तो फिजिकल रसीद इशू करते ही नहीं है, वो तो ई रिसीट्स इशू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रसीदें इशू करते हैं। वो तो और भी सेफ हैं इलेक्ट्रॉनिक रसीदें, और इलेक्ट्रॉनिक रसीदें मार्केट में, ओपन मार्केट में खरीदी बेची जाती हैं बड़े आराम से, उनकी ट्रेडिंग होती है, स्पेकुलेशंस होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि वो एक प्रॉपर प्रूफ होता है गुड्स की एग्जिस्टेंस का। तो गवर्नमेंट ने देखिए फूड सिक्योरिटी अचीव करनी होती है, सारे लोगों को खाना खिलाना होता है, आपको पता ही है फूड सिक्योरिटी का गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है। तो गवर्नमेंट को फूड सिक्योरिटी के लिए कोई स्पेशल जा जाके फूड ढूंढने की जरूरत नहीं है कहाँ पे है। किसी बंदे ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि मेरे को फूड सिक्योरिटी के लिए इतने टन अनाज चाहिए, तो किसी ने बंदे ने इतने टनों की अनाज की रसीद ला के गवर्नमेंट को दे दी, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है जी, ठीक है, इतना अनाज तो मेरे पास आ गया। दूसरे बंदे ने इतने अनाज की रसीद जाके दे दी वेयर हाउस की, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अब मेरे पास इतना अनाज आ गया। तो गवर्नमेंट को जाके कोई फूड के लिए एक एक जगह पे जाके वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर एक ढंग के वेयर हाउस की, अच्छे वेयर हाउस की वहां पे जाके रसीद आ गई गवर्नमेंट के पास, तो ठीक है, बस ठीक है, वेयर हाउस की रसीद आ गई तो मतलब यहाँ पे माल पड़ा होगा, तो बस वेयर हाउस की रसीद के ऊपर ही बात होगी, जाके गुड्स को उस तरह से दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है ना, तो काम आसान हो जाता है इसकी वजह से। तो अगर मैं नटशल में कहूं, अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लगा लीजिए या जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है इस प्रोडक्ट की, तो सारी बातें देखिए दो चीज़ों पे घूमती हैं। एक वेयर हाउस के ऊपर घूमती है, वेयर हाउस, और दूसरा गुड्स के ऊपर। और जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस की बात आपके जो डिपॉजिटर है, यानी कि जो फार्मर है या ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेयर हाउस, और बैंक के लिए तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेयर हाउस। ठीक है, क्योंकि बैंक का तो सारा कॉन्फिडेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वेयर हाउस के ऊपर, क्योंकि बैंक के पास फिजिकल तो कोई स्टॉक होता नहीं है, सारा वेयर हाउस में पड़ा है स्टॉक। तो अगर वेयर हाउस ही ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, तो कल को MSME यूनिट वेयर हाउस वाले से सांठ गांठ करके माल निकाल के ले जाए, कोई कोल्यूजन हो जाए इस तरह से, ठीक है, कोई हेरा फेरी हो जाए, कोई वेयर हाउस रसीद में फॉर्जरी हो जाए, कुछ ही भी तरह का कोई रिस्क हो जाए, कोई गलत तरीके से कोई वेयर हाउस को यूज कर ले, या वेयर हाउस प्रॉपरली स्टोर ना करे गुड्स को, तो बैंक तोड़ जाएगा, बैंक का तो नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा, बैंक तो पैसा छोड़ के बैठा हुआ है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वेयर हाउस किस तरह का है। ठीक है, और दूसरी चीज गेम इस सारी स्टोरी की क्या है, गुड्स की क्वालिटी, कि किस तरह की गुड्स को स्टोर किया गया है। बैंक हर तरह की गुड्स के ऊपर प्लेज फाइनेंस नहीं देता, कुछ सिलेक्टेड गुड्स ही होती है जिनके ऊपर प्लेज फाइनेंस दिया जाता है, पेरिशेबल गुड्स को अवॉइड किया जाता है प्लेज फाइनेंस देना।
तो कई गुड्स जो होती हैं जिनका पास्ट ट्रेंड ये रहा हो कि इन्होंने ऑफ सीजन में बहुत परफॉर्म नहीं अच्छा नहीं किया। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब मान लीजिए एक एमएसएमई यूनिट ने कॉटन स्टोर कर दिया, मान लीजिए 500 रुपये किलो था कॉटन, 500 रुपये किलो कॉटन स्टोर कर दिया वेयर हाउस में मिला के, ठीक है। अब यहाँ पे 500 रुपये किलो में स्टोर कर दिया और बैंक के पास आ गया, वेयर हाउस ने रसीद दे दी, बैंक के पास आ गया कि भाई ये देखिए 500 रुपये किलो, मान लीजिए 1 ही किलो स्टॉक किया था, 1 ही किलो स्टॉक किया था, तो बैंक के पास आ गया कि भाई बैंक भैया ये 500 रुपये का माल मैंने स्टोर कर दिया है, मेरे को फाइनेंसिंग दे दो इसके ऊपर। अभी टेक्निकल नॉर्म्स पे मैं आता हूँ मार्जिन वगैरह के, अभी मान के चलिए मार्जिन है ही नहीं। अब बैंक ने इसको 500 रुपये के ऊपर मान लीजिए 500 रुपया रिलीज कर दिया, या चलो अगर आप मार्जिन लगा के चलना है तो आप लगा लो कि चलो 10% मार्जिन 450 रुपये रिलीज कर दिया। अब मान लीजिए कॉटन का पास्ट ट्रैक पिछले 3-4 साल से ऐसे चल रहा है, अब बैंक ने इसको पैसा रिलीज किया मान लीजिए 4 महीने के लिए, 4 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब बैंक भी कभी नहीं चाहेगा कि जो कॉटन का प्राइस है वो 450 से नीचे आए, क्योंकि बैंक एक्सपेक्ट करता है कि ये तो हार्वेस्टिंग टाइम है, ये तो सीजन टाइम है। अब सीजन टाइम पे प्राइस लोअर होते हैं और ऑफ सीजन टाइम पे 4 महीने बाद तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। पर मान लीजिए 2-3 सालों से ट्रेंड ऐसे चल रहा था कि ऑफ सीजन टाइम पे भी प्राइस उठ ही नहीं रहे थे, गिर ही जा रहे थे, मार्केट में डिमांड ही नहीं आ रही थी, डिमांड ही नहीं निकल रही थी, मार्केट में स्लो डाउन चल रहा था इंडस्ट्री में, ठीक है। तो डिमांड नहीं निकल रही थी तो बैंक ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, तो क्या हुआ, 4 महीने बीते, 4 महीने बाद देखा कि इसका प्राइस पहुंच गया 300 रुपये। एक मार्जिन कॉल का भी कंसेप्ट होता है, बताता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, थोड़ा बहुत इसी वीडियो में, थोड़ा बहुत नेक्स्ट डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। तो 300 रुपये चला गया प्राइस। ये बंदा एमएसएमई वाला, इन्हीं के ऊपर इसने कोई कोलेटरल सिक्योरिटी तो दी नहीं, प्रॉपर्टी तो दी नहीं, तो इसने बोला, सोचा यार 450 रुपये मेरे को मिले हुए हैं इस फसल के, बाजार का रेट 300 रुपये चल रहा है, 4 महीने पूरे होने वाले हैं, बैंक को मेरे को पैसे वापस करने हैं, रेट चल रहा है 300 रुपया, बैंक को मोड़ूंगा 450 रुपया, मैं तो लुट गया, मेरा तो काम खराब हो गया। तो उसने सोचना है यार छोड़ो जाने दो, मैं पैसे दूंगा ही नहीं बैंक को, रखे बैंक अपने, अब जो मर्जी करे ना करे, मैं तो अपने 450 रुपये रखता हूँ, मैं तो निकल जाता हूँ यहाँ से, फूट लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। करोड़ों रुपए की सीबीएफ ले लेते हैं लोग, 15-15, 20-20, 30-30 करोड़ की सीबीएफ मतलब कमोडिटी बेस्ड फाइनेंस या वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस ले लेते हैं। 450 में लिया, पैसा दबाया, चल जी कल्टी हो गया, ठीक है। अब बैंक हाथ मलता रह गया, फिर 450 दे के बैठा था, 300 रुपये का रह गया, उसके पास तो रसीद ही है वेयर हाउस की लीन मार्क्ड। अब वेयर हाउस के पास जाके माल बेचेगा भी बैंक तो 300 रुपये में बेच देगा, 200-250 में बेच देगा, 270 में बेच देगा, तो बैंक को तो घाटा पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि गुड्स के ऊपर, कि कौन सी किस तरह की गुड्स को आपने फंडिंग दी है। तो इसके लिए भी एज अ क्रेडिट मैनेजर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, इसमें भी बैंक के सेट नॉर्म्स होते हैं, बैंक ज़्यादातर बैंकों में लिस्ट डिफाइंड होती है कि ये गुड्स की हम फंडिंग ऐसे ऐसे करेंगे, इतने इतने टेन्योर की करेंगे, ठीक है। तो सारी गेम इस प्रोडक्ट की इन 2 चीज़ों के ऊपर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ की पॉइंटर्स आज की वीडियो के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मतलब ये की पॉइंटर्स ऐसे हैं कि ये बेसिकली एक फंडामेंटल्स ही हैं, एक कॉन्सेप्ट ही है बेसिकली अपने आप में, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्योंकि सारा कुछ वेयर हाउस या उन गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी है कि जो ये वेयर हाउसेज हों वो रिलायबल हो, विश्वास करने योग्य हों वेयर हाउसेज। अगर उनके ऊपर विश्वास ही नहीं किया जा सकता तो किस तरह से काम चलेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, अब मान लीजिए एक बोरोर आया, मैंने बताया ना कि प्राइवेट अनलाइसेंस्ड वेयर हाउस भी होते हैं। बोरोर आया, उसने बोला कि बैंक को, ये बैंक है, बोरोर ने बोला कि ये मेरी फैक्ट्री है जी, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी फैक्ट्री का एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है फैक्ट्री का, ये मेरा सारा वो चल रहा है, यहाँ पे सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है, और ये मेरा एक गोडाउन है प्राइवेट गोडाउन है, यहाँ पे मैंने गुड्स स्टोर किए हैं, तो आप इनके ऊपर मेरे को वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस दे दो। अब आप खुद सोचिए कि एक तो प्राइवेट गोडाउन है, दूसरा इनसाइड द मिल है, बाहर जो गेट लगाया है इस गेट की चाबी किसके पास है, इसके पास तो है नहीं, कल को ये ताला मार के भाग जाए बैंक ऊपर कूद के थोड़ी जाएगा, ठीक है। चाबी इसके पास है, इनसाइड द मिल है,
आउटसाइड भी नहीं है, इसका फुल कंट्रोल है, यहाँ पे कुछ भी कर ले इस गोडाउन के साथ, इस स्टॉक के साथ, यहाँ पे निकाल के जब मर्जी इसको बेची जाए, खरीदी जाए, बैंक को क्या पता लगेगा। तो बहुत रिस्की हो जाता है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका गोडाउन कैसा है, कहाँ पे लोकेटेड है, इनसाइड द मिल है, आउटसाइड द मिल है। कई बार इनसाइड द मिल में भी ऐसे होता है कि एक लॉक की 2 चाबियां होती हैं, एक चाबी इसके पास होती है, इसकी एक चाबी इसके पास होती है, दोनों चाबियां लगेंगी तभी खुल सकता है लॉक। बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, तो नेक्स्ट वीडियोज में समझेंगे। तो वेयर हाउस का रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जैसे रिलायबल नहीं है, तो जो ये तो इनसाइड की बात होगी। चलो अब आउटसाइड की बात कर लेते हैं। आउटसाइड वाला मान लीजिए बोरोर का नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट पार्टी का वेयर हाउस है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का वेयर हाउस है, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, या कोई प्रोफेशनली मैनेज्ड है इंडिपेंडेंट पार्टीज का। तो उनकी कोई सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए देश के अंदर कि भाई ये वेयर हाउस को अगर सर्टिफाइड, ये सर्टिफिकेट इशूड है, तो दैट मीन्स एक एश्योरेंस है, एक गारंटी है कि भाई इसके अंदर एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड होंगे। अगर एक तो उस तरह की सर्टिफिकेशंस यहाँ पे WDRA ने देनी शुरू की है, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि एक तरह से वेयर हाउसिंग का RBI है। तो उसने सर्टिफिकेशंस देनी शुरू की है, और उसने अभी बहुत प्रमोट करना भी शुरू किया है कि भाई सर्टिफिकेशंस लो, सर्टिफिकेशंस लो। तो जिनके पास इसकी सर्टिफिकेशंस है, तो वो वेयर हाउसेस बहुत ही सेफ एंड सिक्योर माने जाते हैं बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो आजकल बहुत सारे वेयर हाउस वाले लोग, हम जैसे तो नहीं, हम तो चलो मिडिल क्लास लोग हैं, तो जो रिच फैमिलीज के लोग हैं, तो जिनके पास पैसा काफ़ी है, वो वेयर हाउसिंग का काम बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनों पे बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाते हैं, और वहाँ पे ये WDRA के अंदर रजिस्टर्ड कराते हैं, तो उनके ऊपर गुड्स वगैरह स्टोर करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं उस चीज़ के ऊपर, स्टोरेज की फैसिलिटियों के ऊपर। ठीक है जी। तो रिलायबल वेयर हाउस का सर्टिफिकेशन होना, ताकि जिससे हमें गारंटी मिल सके फिजिकल की और फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स की, तो बहुत जरूरी है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए भी। गवर्नमेंट भी तो चाहती है ना कि इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, किसान भाइयों की, साहूकारों के ऊपर डिपेंडेंसी कम की जाए और उनको फायदा दिया जाए और ज़्यादा। तो उसके लिए इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा। उसके लिए अगर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो आपको बैंक को सेफ एंड सिक्योर फील कराना पड़ेगा। देन हमारा एक नेशनल ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। नेशनल ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब ये है कि अगर मैं चावल की फसल को स्टोर कर रहा हूं, तो चावल का एक ग्रेडिंग मैकेनिज्म होना चाहिए नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे डिफाइंड होना चाहिए कि ये जो चावल है, ये इस किस्म का चावल होता है। वो स्टैंडर्ड पूरे नेशनल लेवल पे सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चावल की किस्म है, मान लीजिए एक किस्म है, मतलब कौन सी किस्म आती है, 1105 नंबर कौन सी आती है मेरे को ध्यान नहीं है, तो एक ग्रेड आता है। ठीक है। अब उस ग्रेड को पंजाब में अलग नजरिए से देख रहे हैं, महाराष्ट्र में अलग नजरिए से देख रहे हैं, कोलकाता में उसी सेम चावल को अलग नजरिए से देख रहे हैं कि ये तो बेकार है, महाराष्ट्र वाले कह रहे हैं बढ़िया है, पंजाब वाले कह रहे हैं बेकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नेशनल ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए कि भाई ये चावल का, अगर ये एक दर्जे का, ये ग्रेड का अगर चावल है, उसको एक नेमिंग होनी चाहिए कि इस दर्जे का चावल है। ठीक है। तो वो अगर ग्रेडिंग है उसकी, तो उससे क्या होगा कि हमें इंडिपेंडेंस बहुत मिल जाएगी, कि जब एज अ बैंकर या एज अ MSME यूनिट हम देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा और वेरिफिकेशन करना आसान होगा कि ये कौन सी क्वालिटी, कौन से दर्जे का चावल है, और किस तरह से इसको मार्केट में ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये 1105 नंबर ग्रेड का चावल है, तो उसको महाराष्ट्र में बेकार समझा जाता है, वहां पे अच्छा समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि इस दर्जे का चावल है, पैन इंडिया लेवल पे इसको इस नज़र से देखा जाता है, ताकि फंडिंग करनी आसान रहे। ठीक है। जो पेपर रसीद इशू होती हैं वेयर हाउस की, फिजिकल रसीद, उसमें बहुत सारे फॉर्जरी के रिस्क रहते हैं, थेफ्ट का भी रिस्क है, स्प्लिटिंग का भी रिस्क है कि भाई उसमें 1000 किलो अगर माल के बारे में लिखा है, तो 200 किलो माल अगर रिलीज करवाना है, तो 200 किलो माल उसके ऊपर अपडेट कैसे होगा। ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि पेपर रसीद की जगह रसीदों को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रसीदें इशू हो वेयर हाउसेस की, जो ज़्यादा सिक्योर हैं और जिसमें इस तरह के रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो जो WDRA के अंडर रजिस्टर्ड वेयर हाउसेस होते हैं, वो रसीद से ही इशू करते हैं। जो अगर इस प्रोडक्ट को, इस मार्केट को सक्सेसफुल बनाना है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो राइट्स, क्या हक हैं, क्या जिम्मेवारियां हैं, ड्यूटीज़ हैं हर एक पार्टी की इस एग्रीमेंट में, कौन कौन, जैसे फार्मर, MSME यूनिट, बैंक, वेयर हाउस को मैनेज करने वाले बंदे, उनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज, राइट्स फिक्स होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए, ताकि कल को कुछ हो जाए, बैंक ने एक वेयर हाउस रसीद के बेस पे पैसा दे दिया, बैंक ने ठीक से वेरीफाई कर लिया था, रसीद को भी सब कुछ कर लिया, पर बाद में जो वेयर हाउस को मैनेज करने वाले बंदे थे,
वेयर हाउस के मैनेजर जो थे उन्होंने एमएसएमई यूनिट से साठ गांठ करके वहां पे उसको मैनिपुलेट कर दिया फिजिकली स्टॉक को। बैंक को थोड़ी पता है, बैंक को तो 4 महीने बाद पता लगना है। तो जब उनको उसमें कर दिया तो वो तो गलत हो गया ना काम। तो राइट, रिलायबिलिटी, ड्यूटी सबकी फिक्स होनी चाहिए उसके ऊपर। अमेरिका में तो ये भी सिस्टम है कि जो ये वेयर हाउसेज होते हैं, तो इन वेयर हाउसेज के ऊपर जो सर्टिफिकेशन होती है, तो गवर्नमेंट की इनके ऊपर टाइम टू टाइम सरप्राइज छापा पड़ता है, छापा मतलब विजिट पड़ती है टाइम टू टाइम, चेक करने के लिए भी ये सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स स्टोर्ड कमोडिटी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बैंक को इसकी पूरी वेरिफिकेशन करनी होती है क्वांटिटी एंड क्वालिटी की, भाई जो गुड्स को स्टोर किया गया है जैसा वेयर हाउस रिसीट में लिखा गया है क्या उस तरह से है या नहीं है। अगेन ये एक एक्सेस कॉस्ट वाला काम है बैंक के लिए भी। बैंक वेरिफिकेशन करवाता है तो किसी एजेंसी को हायर करता है, लैब में टेस्टिंग के लिए भेजता है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट है। अगर आपका वेयर हाउस ही इतना रिलायबल होगा, अगर आपका वेयर हाउस इतना रिलायबल होगा कि अगर वहां पे कोई चीज रखी है, अगर उसकी रसीद इशू हो गई कि रसीद में लिखा आ गया कि ये चीज इस क्वालिटी की है, इस हालत में है, इस क्वांटिटी की है, तो वो रसीद परमानेंट अगर प्रूफ हो जाए, तो ये वेरिफिकेशन वाला अगर टास्क बच जाए तो बैंकों को कितना फायदा होगा, कॉस्ट भी कितनी बचेगी और ये फाइनेंसिंग भी सस्ती हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे खर्चे होते तो रिकवर उनसे ही हैं जो फाइनेंस लेते हैं एमएसएमई यूनिट्स या फार्मर्स। ठीक है, तो काफी सारे बैंक्स जो WDRA के अंडर वेयर हाउसेज होते हैं उनके अंदर वेरिफिकेशन वगैरह ज्यादातर करते ही नहीं है, सोचते हैं कि ठीक है यहाँ पे रजिस्टर्ड है, यहाँ पे रसीद इशू होता है तो मतलब ठीक ही होगा। तो इंटीग्रिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि जो रसीद में लिखा हुआ है और जो एक्चुअल है वो दोनों मैच करते हो। ठीक है, रिस्क ऑफ प्राइस रिडक्शन लेटर ऑन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कल को आज उसने कॉटन को 500 रुपये किलो पे स्टोर किया था, ठीक है, 450 रुपये का फाइनेंस ले लिया था, बाद में कॉटन का प्राइस 300 रुपया रह गया, तो अब क्या करें। तो इसके लिए एक मार्जिन कॉल का कंसेप्ट बैंक इशू करता है, जैसे MTM मार्जिन होता है ना, मार्क टू मार्केट मार्जिन, जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी शेयर मार्केट में देखते हैं, जब जो मैंने आपको फॉरवर्ड कवर वाले लेक्चर में भी समझाया था। तो इस तरह का मार्जिन का कंसेप्ट इस प्रोडक्ट में भी होता है कि जैसे जैसे गुड्स का प्राइस रिड्यूस होता है, ठीक है, तो बैंक उसको मॉनिटर करता है। तो जैसे जैसे रिडक्शन होती जाती है तो बैंक मार्जिन कॉल देता है और उसको एमएसएमई यूनिट को कि भाई आपकी गुड्स का प्राइस, अब मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, चलिए छोड़िए इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो बैंक उसको टाइम टू टाइम मार्जिन कॉल देके अपना जो लॉस होता रहता है उसको रिकवर करता रहता है। इसकी चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेयर हाउसेज होते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, WDRA सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, प्रोफेशनली मैनेज्ड, प्राइवेट वेयर हाउसेज जो कि लाइसेंस्ड हैं, प्राइवेट वेयर हाउसेज जो कि अनलाइसेंस्ड हैं। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ वेयर हाउसेज होते हैं। तो हर एक वेयर हाउसेज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कॉल लेने के तरीके होते हैं बैंकों के। तो कुछ वेयर हाउसेज में तो बैंक इवन ये भी बोलते हैं कि हमें वेरिफिकेशन भी नहीं करनी, ठीक है, कुछ में करने की जरूरत पड़ती है, कुछ में बैंक को अपनी ही एक वेयर हाउस मैनेजर को अपॉइंट करने की जरूरत पड़ जाती है, इवन ये भी होता है इसमें, उसको कोलेट्रल मैनेजमेंट एजेंसी बोलते हैं। ठीक है, वो वेयर हाउस में बैंक का बंदा बिठा दिया जाता है, बैंक अपनी एजेंसी बिठा देता है वहां पे 24 घंटे, और उसको सैलरी पे करता है कि भाई बैठो और निगरानी रखो वेयर हाउस की। तो ये भी होता है प्रैक्टिकली, ये भी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। तो ये बेसिकली हमारा जो वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस है, इसके बारे में आज मतलब हमने जानने की कोशिश की है। आई होप आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हुआ होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेक्निकलिटीज़ के ऊपर लेके जाऊंगा, थोड़ा इसकी माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर लेके जाऊंगा। बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस।